हमारे दो सहयोगी जो इस वक्त बेंगलुरु में, उनकी ओपिनियन इस पर मेरे ख्याल से ज्यादा इन्फॉर्म्ड होगी। देवेंद्र पराशर और टी राघवन, दोनों के दावे आपने सुने। देवेंद्र, दोनों पार्टियों का अपना अपना जो भी सर्वे हो, इस वक्त जमीन पर किसका दावा ज्यादा नजदीकी लगता है? और रीज़न वही है सौरभ, किस रीजन में कोई एक दल बहुत मजबूत है तो दूसरे रीजन में कोई दूसरा दल बहुत मजबूत है। अक्रॉस द स्टेट कोई एक वेव नज़र बिल्कुल नहीं आ रही है और मुकाबला बहुत नज़दीकी होगा, बहुत टफ मुकाबला होगा। और जैसा कि वोट शेयर में भी हर एक सर्वे में आप देखें तो वही चीज़ भी सामने आ रही है कि इतने नज़दीकी मुकाबले में एग्जैक्ट आकलन मुश्किल होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले ही मोमेंटम हासिल कर लिया था, बीजेपी से काफ़ी आगे निकलती नज़र आ रही थी। लेकिन इलेक्शन कैंपेन में 1-1.5 महीने में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं और अभी फ़िलहाल जो स्थिति दिख रही है वो आप कह सकते हैं कि एक कांटे की स्थिति दिख रही है, लेकिन एडवांटेज कांग्रेस पार्टी को नज़र आ रहा है मेरे हिसाब से। सौरभ जी बिल्कुल, मैं देवेंद्र की बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। ऐसी ही बात लग रही थी, पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा ज़्यादा एज है क्योंकि मोमेंटम बहुत बढ़िया था। जो कह सकते हैं कि एक परसेप्शन होता है किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए, उस परसेप्शन में भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आगे लग रही थी। एक जो हंग असेंबली की बात लगातार सौरभ आप कर रहे थे, एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ। 1 महीना पहले एक तस्वीर हमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से भेजी गई थी जिसमें रामनगर में एक गेस्ट हाउस है कुमार स्वामी का, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि कुमार स्वामी क्या सोच रहे हैं, उस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि उस तस्वीर में ये बताया गया था कि जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं और गौड़ा लीडर हैं बीजेपी के आर अशोक, उनके साथ उनकी एक मीटिंग हो रही थी और एक कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी उस मीटिंग में मौजूद थे। और कांग्रेस ने ये कहा था कि अभी से ही बीजेपी जो है उसकी तैयारी कर रही है। इससे पता लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पर बहुमत में नहीं है। हो सकता है कि ये चीज़ें दोहराई जा सके क्योंकि जो पिछली सरकार है जिसकी आप लगातार जिक्र कर रहे थे, जो 17 लोग, उसमें 3 लोग जेडीएस के थे और बाकी जो 14 लोग कांग्रेस के थे, उसमें से 14 के 14, एक भी नहीं, 14 के 14 सिद्धरामैया के सबसे स्टॉन्च सपोर्टर थे, जो उस वक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, इस्तीफा दिया था और बीजेपी में जाकर उपचुनाव जीता था। तो ऐसे में जेडीएस के साथ कांग्रेस की सरकार बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर लग रहा है। ऑब्वियस जो चॉइस होगी मुझे लगता है कि वो जेडीएस और बीजेपी ही होगा अगर हंग असेंबली होती है, और ऐसा होता हुआ दिख रहा है। ये जो राघवन ने जो बात कही है, इस फिलहाल ये जो जनरल परसेप्शन है उसके विपरीत जाती हुई बात है, लेकिन उन्होंने जानकारी के आधार पर यह बात बताई है। मेरा आप लोगों दोनों से सवाल होगा कि आज की परिस्थिति में जो दावा कर रहे हैं अभय दुबे जी कि कांग्रेस पार्टी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, और उनके दावे को मैं ऊपर इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पहले से दौड़ में आगे बताया जा रहा था, इसीलिए दावा तो बीजेपी का भी यही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दावा पहले से था। आज की परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि ये 1 हॉर्स रेस है? पहले त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे नहीं लगता है। और अभय जी का दावा अपनी जगह है, अभय जी हों या अजय आलोक जी हों, पार्टियां तो निश्चित तौर पर वो कहेंगी ही कि हम ही पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस का मोमेंटम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से वो चुनाव लड़ रहे थे। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के भयानक डिफरेंस के बावजूद वो अच्छे से लड़ रहे थे, स्थानीय मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन बजरंग दल पर प्रतिबंध जैसी चीज, और एक चीज और मैं कहूंगा, जो अभय जी ने कहा मैं उससे सहमत हूं कि कर्नाटक का नतीजा अगर कांग्रेस के पक्ष में आया तो कांग्रेस पार्टी बजरंग दल पर प्रतिबंध जैसे ये मुद्दे और जोर शोर से उठाएगी, क्योंकि जो राघवन भी कह रहे हैं कि बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया गया। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को समझ में आ रहा है कि देश भर में जब तक हम रीजनल पार्टी से पूरा मुसलमान मतदाता समूह नहीं छीनेंगे, हमारी वापसी देश में नहीं होने वाली। यह भी एक संकेत होगा। अभय जी। ये हर्षवर्धन जी ने आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा अपमान हिंदू समुदाय का किया है, जो कांग्रेस पार्टी को हिंदू बहुल प्रांत में भी जिता रहे हैं और कर्नाटका में भी व्यापक वोट का समर्थन पिछले चुनाव में भी था। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता यही है, चुनाव हम जब बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे तब ये पेंट करने की कोशिश करेंगे कि देखिए इस कारण कांग्रेस पार्टी जीती। जबकि हर चुनाव में देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में तो कोई मुसलमान है नहीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश का सर्वे जो आपके टेलीविजन या सब लोगों ने बताया था वो वैसा ही रहा। ये जो कह रहे थे भी आपके संवाददाता की बाकी सर्वे भी दिखा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा चैनल का, लेकिन एक बहुत व्यापक सर्वे हुआ है एक बड़े चैनल का जो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। वो कांग्रेस पार्टी को 132 सीटें और भाजपा को 65, कल का सर्वे है वो। जब हमने इस सर्वे को ट्वीट किया तो वो
बगले झांकने लगे उनके नेशनल ऑफिस से कि नहीं साहब ये तो हमने नहीं कराया, किसी एजेंसी ने कराया। खैर इस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता। आखिर कोई एक काम तो हो। प्रधानमंत्री जी ने 90 गालियां गिनाई लेकिन नो काम नहीं गिना पाए वो आकर कर्नाटका में। कर्नाटका की जनता यही कह रही थी कि साहब हमको बताइए तो सही, कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या आरोप लगाया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी 40-50% के कमीशन से प्रधानमंत्री आवास पर फर्क पड़ा, शौचालय पर फर्क पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पड़ा। और आप सौरभ जी आश्चर्य करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अगर यह कहना पड़े कि सीवेज और रोड की बात मत करना कार्यकर्ताओं, आप सिर्फ लव जिहाद की बात करना, ये सब जगह जारी हुआ, समूचे देश में ये समाचार प्रकाशित हुआ। इनके बुनियादी मुद्दे क्या थे? इन्होंने डेवलपमेंट पर बात ही नहीं की। इन्होंने बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, एनआरसी पर, इन्होंने बात की लव जिहाद पर, हिजाब पर। कर्नाटका के लोग विकास का प्रश्न पूछना चाहते थे और झूठ परोसा देश को। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में जून 2016 में लॉ कमीशन बनाया, इन्होंने कहा कि हम उससे, लेकिन अभय जी मैंने तो कराएंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उनसे पूछा गया कि लव जिहाद मुद्दा क्यों, उन्होंने कहा मैं तो बात नहीं कर रहा लव जिहाद की। ऐसे ही यहाँ ये सवाल मैं आपसे यूं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बजरंगबली का मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया ठीक, लेकिन उनको वो बातें करने का मौका आपने दिया बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करके। देखिए सौरभ जी, किसी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में शांति और सद्भाव की बात करना अपराध है क्या? कहे बजरंग दल आकर कि हम उन्माद करेंगे। अरे आप सद्भाव रखोगे तो स्वागत है, आप दुर्भावना प्रदर्शित करोगे तो दंड है। ऐसे ही श्री राम सेना पर इन्होंने गोवा में प्रतिबंध लगाया। कब से लगाया? प्रधानमंत्री जी के ज्ञान नॉलेज में नहीं है क्या वो? उन्होंने सारे जिलों में, मेरे पास नोटिफिकेशन की कॉपी पड़ी है, तो वो भगवान प्रभु श्री राम का अपमान किया क्या? अभी प्रधानमंत्री जी ने 8 फरवरी 2023 को बजरंगबली को नोटिस दिया, उत्तर मध्य रेलवे ने, बजरंगबली के नाम से, कि बजरंगबली आपने हमारी भूमि पर मंदिर का अतिक्रमण कर लिया है, 7 दिन में हटाओ, नहीं तो बजरंगबली इसका हर्ज और कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा, ये लिख रहे हैं। तो इसमें समूची भारतीय जनता पार्टी ने बजरंगबली का अपमान कर दिया, ये कहें? देखिए ये व्यर्थ के नैरेटिव हैं, इन्होंने काम किया नहीं, इसलिए सिर्फ ये पोलराइज कर्नाटका को करना चाहते थे। कर्नाटका से एक बड़ा मैसेज समूचे देश में जाएगा, वो सरकारों की अकाउंटेबिलिटी विकास के, डेवलपमेंट के नाम पर फिक्स करना प्रारंभ करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पर, इन्फ्लेशन के नाम पर। जैसा हिमाचल ने रास्ता दिखाया उस रास्ते पर कर्नाटका चल रहा है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये हिंदी हार्टलैंड है, फिर देश की बारी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।